हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे संघवाद। ठीक है, ये आपका जो सत्ता की साझेदारी के बाद जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है संघवाद यानी कि फेडरलिज्म। तो ये जो आपका जो चैप्टर है ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग फेडरल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो संघीय सरकारें होती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और ये जो आपका सिविक्स का पोर्शन है, यानी आप जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं यहाँ पर नागरिक शास्त्र, उसका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप जो सवाल होते हैं 5 मार्क्स वाला, उसके आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, तो चूंकि एमसीक्यू हम लोग यहाँ पे पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आज का वीडियो में जो वीवीआई क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, ठीक है, यानी कि 2 मार्क्स में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, 3 मार्क्स में शॉर्ट आंसर टाइप और 5 मार्क्स में लॉन्ग आंसर टाइप, जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं आज हम लोग उसका डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर अक्सर पूछा जाता है परिभाषा कि संघवाद क्या है। ठीक है, आपसे यहाँ पे सबसे पहले पूछा जाता है परिभाषा कि संघवाद किसे कहते हैं। आपका परिभाषा ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसे पहले हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आप इसको टिक लगा लेंगे कि आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, संघवाद क्या है, तो कहेंगे कि संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें 2 स्तर की राजनीतिक व्यवस्था को सम्मिलित किया जाता है। मतलब आमतौर पर इसमें केंद्रीय स्तर की बातें करते हैं और दूसरी होती है राज्य स्तर की, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, या कभी कभी उसको हम लोग प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहते हैं, यानी कि प्रांतीय सरकारें। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ स्तर पे सामुदायिक सरकारें भी काम कर रही होती है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि मतलब अलग अलग स्तर में सरकार के काम करने की जो प्रणाली है, जो संस्थागत प्रणाली है, उसे हम लोग संघवाद कहते हैं। ठीक है, उसके साथ आपसे सवाल जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कॉलिशन गवर्नमेंट। कॉलिशन गवर्नमेंट अगर हम लोग भारत के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो 1992 के बाद, यानी कह सकते हैं कि 1990 के दशक के बाद भारत में कोई भी ऐसी मेजर पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनी, यानी कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं बना था जिसके पास पूर्ण बहुमत हो, फुल सपोर्ट होगा। तो वैसी स्थिति में क्या होती है कि 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल, ठीक है, या जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं आपस में मिलकर सरकार बनाती है, यानी नए सरकार का गठन करती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार कहते हैं। और जो गठबंधन की सरकार है वो केंद्रीय स्तर में भी हो सकती है और राजकीय स्तर में भी हो सकती है। अगर फिलहाल के उदाहरण की अगर हम लोग बात करेंगे तो अभी हाल फिलहाल में 2 चुनाव अभी हुए राज्य स्तर पे। एक तो चुनाव हमारे पास महाराष्ट्र में हुआ और दूसरा चुनाव हमारे झारखंड में हुआ। ठीक है, तो अभी आप देख रहे होंगे कि झारखंड में गठबंधन की सरकार है जिसमें आपके पास झामुमो हेमंत सोरेन का दोबारा सरकार आया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कांग्रेस की सरकार और साथ में आप गठबंधन क्या देखेंगे, राजद। ठीक है, राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल, और साथ ही अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो बहुत सारी दल मिलकर आपस में सरकारें बनाती हैं, तो इस तरह की सरकार को हम लोग कहते हैं गठबंधन की सरकार। तो ये आपका 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे तो आपसे यहाँ पर पूछा जाता है सूची। ठीक है, सूची मतलब यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग प्रकार से हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जैसे कुल मिलाकर 3 प्रकार की सूचियां हैं। ठीक है, 3 शेड्यूल। तो पहला अगर सूची की हम लोग यहां बात करते हैं तो हमारे पास आता है संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट, दूसरा है राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट, और तीसरा समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट। और कुछ सूचियां ऐसी होती हैं जिसको हम लोग अवशिष्ट सूची के नाम पे जानते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो चौथी सूची है वो पहले से नहीं थी। ठीक है, मतलब वैसे विषय जो या तो संघ सूची में या तो राज्य सूची में या फिर समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, उन सारे विषयों को अवशिष्ट सूची में लाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहां देखेंगे कि हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे क्या क्या है। तो कुछ हम लोग यहाँ पे ध्यान से अगर देखते हैं अवशिष्ट सूचियों के बारे में बात करेंगे, तो आज जैसे मान लीजिए आपके पास यूट्यूब हो गया। ठीक है, तो जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं सूचियों का निर्माण किया गया था, उस समय यूट्यूब का जमाना था नहीं, तो आखिर यूट्यूब को किस सूची के अंतर्गत में रखा जाएगा, ये भी तो टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि कुछ वैसी सूचियां जिसके बारे में उसमें संबंध नहीं रहता है उसको हम लोग अवशिष्ट सूची में रख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखेंगे तो संघीय सूची में वैसी चीजें आती है, जैसे मान लीजिए कि विदेशी विभाग हो गया, रक्षा हो गया, वित्त विभाग है, बैंकिंग, डाकघर, ये किसका काम है, संघ सूची का काम है, यानी कि सेंट्रल यूनियन का। जबकि राज्य में अगर हम लोग बात करेंगे तो राज्य में पुलिस व्यवस्था, कृषि, सिंचाई, व्यापार, कॉमर्स, बिजनेस, इससे संबंधित बात किया जाता है। तो कुल मिलाकर इसमें एमसीक्यू में पूछ सकता है कभी कभी कितने विषय शामिल है, तो बोलेंगे
52 विषय शामिल है, जबकि संघ सूची में कितने विषय शामिल है, तो 97 विषय शामिल है। उसी प्रकार से समवर्ती सूची मतलब जिसमें दोनों सरकारें मिलकर कानून बनाती है, इसमें केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी शामिल होती है। तो ऐसी सूचियों की संख्या भी कितनी है, तो 47 है, ठीक है। यानी 47 विषय ऐसे हैं जिसमें समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये सवाल अक्सर पूछे जाएंगे। उसके साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें पूछा जाता है कि भारतीय संविधान, ठीक है, जो भारतीय संविधान है उसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि भारत क्या है, एक संघीय शासन व्यवस्था है, यानी कि फेडरल कंट्री है। भारत में संविधान सबसे ज्यादा हमारे पास महत्वपूर्ण है, यानी कह सकते हैं कि संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ये हमारा जो संघीय व्यवस्था है उसमें अलग अलग महत्वपूर्ण सूचियों के बारे में बात करेंगे, चाहे वो संघ सूची होगा, राज्य सूची होगा या फिर समवर्ती सूची होगा। तो महत्वपूर्ण कितनी सूचियां हैं, तो बोलेंगे 3 सूचियां हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करते हैं, हमसे पूछा जा सकता है यहाँ पर कि केंद्र और राज्य संबंधों में, ठीक है, केंद्र और राज्य के संबंधों में लगातार जो बदलाव के कारण व्यवहार में भारतीय संघवाद मजबूत हुआ है, व्याख्या करें। या कह सकते हैं 1900, अभी हमने पहले बताया था थोड़ी देर पहले कि 1990 के बाद भारत के केंद्र राज्य संबंध पर प्रकाश डाले, यानी केंद्र की जो सरकारें हैं, राज्य की सरकारें हैं, उनका आपस में किस प्रकार का संबंध है उसमें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो अगर सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर तो बहुत ज्यादा बदलाव आया है, यानी अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का भी उदय हुआ है, लोकल पार्टी का भी हुआ है, स्टेट पार्टी का भी हुआ है। एक ऐसा दौर रहा है जहां पे केंद्र में गठबंधन की सरकार का दौर शुरू हो गया, ठीक है। तो भारत में अभी मुख्य रूप से 3 गठबंधन ज्यादातर मानी जाती है। एक हमारे पास एनडीए की गठबंधन होती है, ठीक है, एक हमारे यूपीए की गठबंधन होती है जिसका नया नाम इंडिया गठबंधन बोला गया, और एक हमारे सब लेफ्ट फ्रंट होती है। हालांकि लेफ्ट फ्रंट का उतना महत्व नहीं रह पाया, लेकिन एनडीए और यूपीए का बहुत ज्यादा महत्व है, ठीक है। तो जब एनडीए नहीं था तो उसके पहले यूपीए की सरकारें लगातार बनती थी आजादी के बाद से, ठीक है। फिलहाल हमारे केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी का सरकार है जो कि एनडीए का सरकार है, ठीक है, यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। तो कह सकते हैं कि गठबंधन की सरकार का जो महत्व है धीरे धीरे हमारे राष्ट्र स्तर पे, केंद्र स्तर पे बढ़ता चला गया है। यानी जब स्पष्ट रूप से लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलती है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होती है कि जो भी हमारे देश की प्रमुख पार्टियां होती है वो किस तरह की सरकार बनाएगी, तो बोलेंगे गठबंधन सरकार बनाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि सत्ता की साझेदारी अहम हो जाती है, यानी केंद्र के राज्य सरकारों के बीच में और राज्य का केंद्र सरकारों के बीच में एक महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पे आदर की बात आ जाती है, ठीक है। और कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास है ये मतलब केंद्र सरकार का ऊपर से कंट्रोल भी रहता है एक तरीका से, लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे पास सीमाएं होती है जहां पे राज्य सरकारों पर उनका किसी प्रकार का कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं होता, ठीक है। यानी संघीय व्यवस्था की, संघीय शासन की जो व्यवस्था है हमारे भारतीय संविधान में भी लागू है, ठीक है। उसी के साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि भारत में आखिर संघीय शासन व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये हमसे पूछा जा सकता है। और कभी कभी पूछता है हमसे यहाँ पर कि स्थानीय सरकार के महत्व क्या है, ये आपका 3 मार्क्स में पूछता है, ठीक है, आपका 3 मार्क्स वाले सवाल है। तो स्थानीय सरकार यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कहीं कहीं पे इसको सामुदायिक सरकार भी कहा जाता है। तो इसके क्या महत्व है, तो कह सकते हैं कि अनेक समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर हो जाती है, डायरेक्ट भागीदारी होती है ना, और स्थानीय स्तर पर लोगों का डायरेक्ट फैसला का असर पड़ता है, सत्ता में अधिक से अधिक लोग आते हैं, और साथ ही साथ स्वतंत्र तरीका से स्थानीय शासन सत्ता के विकेंद्रीकरण अनुरूप होती है, यानी सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन है, आसान हो जाती है, ठीक है। उसी के साथ अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं 1992 के संविधान संशोधन द्वारा, यानी 1992 में भारतीय संविधान में संशोधन लाया गया जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में विकेंद्रीकरण यानी जो डिसेंट्रलाइजेशन होती है, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, तो उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किया गया था। जो भी प्रयास किए गए हैं उस सारे प्रयास को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि स्थानीय जो होती है, स्थानीय चुनाव होती है वो नियमित रूप से होने लगी। स्थानीय यानी कि हम लोग कह सकते हैं पंचायती राज चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पे मुखिया, सरपंच जैसे मतलब वार्ड सदस्य जैसे चुनाव होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 1/3 यानी 33% जो सीटें हैं उस किसके लिए आरक्षित कर दी गई, तो बोलेंगे महिलाओं के लिए
आरक्षित कर दी है। ठीक है, उसमें पंचायत के चुनाव शामिल है, नगर पालिका के चुनाव शामिल है, नगर निकाय है, नगर निगम है, ये सारे चुनाव इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, और इसमें विशेष छूट दिया जाता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जातियों के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो सीटें हैं वो आमतौर पे आरक्षित होती हैं। उसके साथ प्रयास किया गया यहाँ पर कि जो राज्य सरकार है वो अपना राजस्व यानी कि अपना जो रेवेन्यू होता है और अधिकार यानी कि अपना जो पावर होता है उसका कुछ हिस्सा स्थानीय सरकार को भी देना पड़ता है। हालांकि मौजूदा स्थिति भारत में ऐसी बनी हुई है कि राज्य सरकारें बहुत ज्यादा जो स्वतंत्र अधिकार है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि जो प्रांतीय सरकारें हैं या जो कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर पंचायती राज की सरकारें हैं उसको नहीं देती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास लॉन्ग आंसर टाइप में सवाल पूछा जाता है कि 1992 के पहले और 92 के बाद, है ना, यानी जब 1992 में भारतीय संविधान में संशोधन लाया गया तो संशोधन के पहले और संशोधन के बाद स्थानीय शासन के महत्वपूर्ण अंतर बताना है। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या अंतर हम लोग को देखने को मिलता है। तो अगर 1992 से पहले अगर कहेंगे तो स्थानीय चुनाव नियमित रूप से नहीं होते थे, जबकि अब इसको कराना संवैधानिक हो गया है, मतलब हर 5 साल में इसका चुनाव होना ही होना है। उसी प्रकार 1992 से पहले क्या होता था, सीटें आरक्षित रखने की प्रावधान उतना विशेष के रूप में नहीं थी। या हम एसटी के बारे में बात करेंगे या एससी के बारे में बात करेंगे या फिर ओबीसी के बारे में बात करेंगे तो इन लोगों के लिए उतना महत्व नहीं दिया जाता था और सीटों का आरक्षण का उतना खास प्रावधान नहीं था। लेकिन उसके बाद से देखा गया कि सीटों का आरक्षण मिला है। ठीक है, साथ ही देखेंगे तो महिलाओं के लिए पहले सीटें आरक्षित नहीं थी, जबकि अब 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया। ये भी आपको अंतर देखने को मिला। फिर हम लोग देखेंगे तो राज्य के पंचायत और नगर पालिकाओं में, ठीक है, चुनाव कराने के लिए कोई संस्था पहले नहीं हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन अब जो है हमारे पास चुनाव में राज्य चुनाव आयोग, ठीक है, राज्य चुनाव आयोग यानी कि स्टेट लेवल पर, ठीक है, स्टेट लेवल पर जो इलेक्शन कमीशन होती है चुनाव आयोग उसका गठन कर दिया गया है। तो 1992 से पहले इस तरह का गठन नहीं हुए थे, जबकि 1992 के बाद इस तरह के गठन स्वतंत्र रूप से हो चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। हमसे पूछा जाता है कि सत्ता के, ठीक है, शासन के संघात्मक और एकात्मक, है ना, यूनिटरी और फेडरल, यूनिटरी और फेडरल। ठीक है, तो शासन के संघात्मक और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है, तो हम लोग उदाहरण के माध्यम से लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो संघात्मक सरकार का मतलब क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक स्तर पर बनने वाली सरकार, उसमें केंद्र सरकार भी शामिल होती है, राज्य सरकार भी शामिल होती है। उदाहरण के तौर पर अगर बात करेंगे तो भारत और अमेरिका यानी यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो ये क्या है, संघीय शासन व्यवस्था वाली सरकार है। जबकि अगर बात करें एकात्मक सरकार तो एक स्तरीय सरकार है, यानी ये एक ही स्तर में होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एकात्मक सरकार। जैसे फ्रांस की सरकार, ब्रिटेन की सरकार, ये आपकी एकात्मक सरकार है। ठीक है, दूसरे अंतर की अगर बात करेंगे तो संघात्मक सरकार के लिए लिखित संविधान का होना जरूरी है, यानी कि जो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, जो आपका रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका होना जरूरी है। जबकि एकात्मक सरकार में लिखित संविधान का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आज भी अगर हम बात करेंगे तो आज भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ब्रिटेन जैसे देशों में आज भी लिखित संविधान नहीं है। ये एकात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करेंगे तीसरा पॉइंट में। तो संघात्मक सरकार में क्या होता है, जो सत्ता या शक्ति का जो विभाजन होता है वो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच होता है। ठीक है, यानी कोई भी सरकारें जो है एक दूसरे पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जबकि एकात्मक सरकार में संपूर्ण देश में शासन जो होता है वो एक ही सरकार का होता है, एक स्तरीय सरकारें होती है, जैसे इंग्लैंड, ब्रिटेन या फ्रांस। ठीक है, संघात्मक शासन व्यवस्था में और क्या देखने को मिलता है, संविधान में संशोधन एक जटिल प्रक्रिया है, यानी किसी तरह का अमेंडमेंट करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, नियम में सुधार करना चाहते हैं तो बड़ा ही जटिल प्रक्रिया है। यहाँ पर केंद्र एवं राज्य दोनों की सहमति होना आवश्यक है। जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में अगर मान लीजिए संविधान कहीं पे है भी तो उसका संशोधन का प्रक्रिया बहुत सरल है, बहुत इजी है और केंद्र सरकार जब चाहे तब अपने संविधान में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, ये आपका एकात्मक सरकार में हो गया। अब नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो संघात्मक शासन में क्या होती है, न्यायपालिका होती है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, यानी कि कोई गलतियां पाई जाती है तो उसको फैसला सुनाने के लिए स्वतंत्र रूप से न्यायपालिका काम करती है। ठीक है, जब अगर बात करेंगे एकात्मक सरकार में तो न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका वहां पर नहीं देखने को मिलती है। तो हमने यहाँ पे देखा इंपॉर्टेंट कि कैसे दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है,
साथ ही साथ आपसे पूछा जाता है यहाँ पर कि भारत की संघीय व्यवस्था, ठीक है, भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, भारत की संघीय व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला है संविधान की सर्वोच्चता है, लिखित संविधान है, कठोर और लचीला संविधान है, यानी कि सरलता से हम लोग जब चाहें तब परिवर्तन नहीं कर सकते, जब तक उसको परिवर्तन करना एकदम आवश्यक नहीं है तब तक हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा शक्तियों का विभाजन, यानी भारत के संविधान में ये महत्वपूर्ण विषय है कि केंद्र सरकारें हो या स्थानीय सरकारें हो या राज्य सरकारें हो, सब में विभिन्न रूप से अलग अलग सूचियों के आधार पर सत्ता का विभाजन किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं यानी कि अपने अपने विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता, यानी जो राज्य सरकारें होती है, केंद्र सरकारें होती है, वो किसी के दबाव के बिना अपने अपने विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है, ठीक है। जो राज्य सरकारें होती है राज्य सूची के आधार पर कार्य करेगी, जबकि केंद्र जो सरकार होती है वो केंद्र सूची के आधार पे काम करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पॉइंट वाइज यहाँ पे आंसर देना है। साथ ही साथ अगर आप अपने यहाँ बात करते हैं तो हमसे यहाँ पे सवाल पूछा जाता है जो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि संघीय सरकार की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। तो पहली विशेषता तो यह है ये 2 या 2 से अधिक स्तर पे होती है, ठीक है। अलग अलग स्तर की सरकारें होती है, इससे नागरिकों को मदद मिलती है शासन करने में, अपना अपना कानून स्वयं बनाया जा सकता है। उसी के साथ अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तीसरे पॉइंट की तरफ, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे वित्तीय स्वायत्तता भी होती है, ठीक है। साथ में विभिन्न स्तर की सरकारें का अधिकार क्षेत्र अलग अलग होता है, संविधान के मौलिक अधिकार जो होती है उसका प्रावधान भी होती है, ठीक है, यानी अकेले किसी प्रकार का कोई बदलाव करना संभव नहीं है। साथ ही अगर बात करेंगे तो संघीय सरकार में न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करती है, ठीक है, जिसे हम लोग संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करने का अधिकार है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे फाइनेंशियल चीजों को भी देखा जाता है। साथ ही साथ आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं यहाँ पर विकेंद्रीकरण क्या है, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है उसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले कह सकते हैं कि जब केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों को लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो इसे हम लोग सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं, ठीक है, यानी कुछ जो सत्ता होती है, कुछ शक्तियां होती है केंद्र सरकार के पास होती है, जबकि कुछ शक्तियां राज्य सरकार के पास होती है, ठीक है, और वो सारी शक्तियां जो है उनसे ट्रांसफर होकर, उससे स्थानांतरित होकर केंद्र की सरकार से या राज्य की सरकार से वो कहाँ चली जाती है, तो बोलेंगे स्थानीय सरकार के पास चली जाती है। तो इसी ट्रांसफर को हम लोग कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाना। जरूरत क्यों पड़ी, तो हम लोग कह सकते हैं इसकी जरूरत के प्रमुख कारण देखिए और लाभ भी हम लोग देखेंगे। तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनकी संरचना, जिनकी आकार है ना, ये बहुत बड़े हैं, तो वहां पर क्या होती है कि कोई भी समस्या जब आती है तो वहां पर अकेले केंद्र सरकार या राज्य सरकार समस्या का समाधान नहीं कर पाती, तो उनकी समाधान कौन करती है, स्थानीय सरकार करती है। दूसरी बात करेंगे तो अलग अलग स्थानीय इलाके में भाषा अलग है, जाति अलग है, धर्म अलग है, ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास बहुत ज्यादा सामाजिक विविधताएं हैं। तो इस विविधताएं को हटाने के लिए, इसको हल करने के लिए स्थानीय सरकार की अहम भूमिका होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि उनकी समस्याओं और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये जरूरी है। तीसरी बात अगर हम लोग बात करेंगे तो विकासीय स्तर पर, ठीक है, विकासीय स्तर पर जो लोगों के मुद्दे होते हैं, आम जन के जो मुद्दे होते हैं वो स्थानीय सरकार बेहतर जानती है, जबकि राज्य सरकार को देर से पता चलेगी और केंद्र सरकार को बहुत मुश्किल है ये बता पाना कि लोकल स्तर पे, आसपास के स्तर पे क्या क्या समस्याएं झेल रहे हैं लोग, ठीक है। तो इनकी सारी समस्याओं का अच्छा तरीका से जो जान पहचान समझबूझ कौन कर सकता है, स्थानीय लोग कर सकते हैं, स्थानीय सरकारें कर सकती है, इसीलिए विकेंद्रीकरण जरूरी पड़ रहा था। इसके फायदे क्या हैं, तो इसके फायदे कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि स्थानीय समस्याओं का जो समाधान है आसानी तरीका से किया जा सकता है, लोकतंत्र में जनता की स्पष्ट सहभागिता हो सकती है, संवैधानिक आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है और स्थानीय स्तर पर जनता की जागरूकता तथा उसकी भागीदारी बढ़ सकती है, ठीक है। तो आपके पास इसका लाभ हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि किस प्रकार से हमारे पास सत्ता का जो साझेदारी है, उसके बाद जो संघवाद की जो बात थी, ठीक है ना, संघवाद वो किस प्रकार से इंपॉर्टेंट था और इस संघवाद में कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने यहाँ पे देखा। तो एटलीस्ट सारे क्वेश्चन आप नहीं देखते हैं तो कम से कम इतने भी क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे टिक लगा दिए वो भी आप एटलीस्ट प्रैक्टिस कर जाते हैं तो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है, ठीक है। तो आज हमारा जो चैप्टर 2 है सिविक्स का चैप्टर 2 संघवाद यानी कि फेडरलिज्म यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।